हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशन लर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस P&L से रिलेटेड डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और दो इलस्ट्रेशन और एक क्वेश्चन डिस्कस किया है F7 की बुक का। हम लोग SBR के लिए जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कंसोलिडेशन चैप्टर। एक और क्वेश्चन लेते हैं TU2। इससे आपके सारे के सारे मतलब इन क्वेश्चंस करने से सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कई लोगों के मन में डर रहता है कि सर कैसे हम रिवाइज करेंगे SBR का जो है FR के अंदर, FR का कैसे रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा। तो आप उसकी फिक्र छोड़िए, मैंने आपको FR का भी पूरा रिवीजन करा दिया है SBR के अंदर ही, ठीक है। तो गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ फॉर पेरिस एंड इट्स सब्सिडरी लंदन, ठीक है। ये पेरेंट हो गया और ये इसकी सब्सिडरी हो गई, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जीपी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट इनकम। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्या होगा, डिविडेंड ही होगा। बाकी एडजस्टमेंट्स में पढ़ के पता लग जाएगा। आपके मन में कहीं ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि डिविडेंड पेड क्यों नहीं दिखा रखा, जबकि ये डिविडेंड इनकम तो दिखा रखी है। तो देखो, आप प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हो, डिविडेंड पेड कहाँ दिखाते हैं, सोकी के अंदर, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ना कि P&L के अंदर, ठीक है। तो डिविडेंड पेड वहां पे होता है, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं किधर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेशन, प्रॉफिट फॉर द ईयर। एडिशन इंफॉर्मेशन में पेरेंट पेड 1.5 million on 31st December 2001 for 80% of London 8 lakh ordinary shares। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि डेट दे रखी 31 दिसंबर 2001 को एक्वायर किया है, तो ये डेट ऑफ एक्विजिशन हो गई। और क्वेश्चन में बैलेंस शीट की डेट क्या है, मतलब ये P&L की डेट क्या है, 31 दिसंबर 2005। मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि पोस्ट एक्विजिशन कितना पीरियड है, बताओ जरा। 31 दिसंबर 2001, तो 2001 को तो गिनो ही मत। 2 हो गया पूरा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो 4 ईयर्स इसमें पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, ठीक है। और 80% इसमें होल्डिंग रेशो है। गुडविल इंपेयरमेंट एट 1 जनवरी 2005 अमाउंटेड टू 1,52,000। बोल रहा है कि 1 जनवरी 2005 को गुडविल इंपेयरमेंट कितना था, 1,52,000। बिल्कुल केयरफुल है ना, 31 दिसंबर नहीं बोला इसने, 1 जनवरी बोला है। फर्दर इंपेयरमेंट ऑफ 40,000 वाज फाउंड टू बी नेसेसरी एट द ईयर एंड। बोल रहा है ये जो ईयर है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, इसमें कितना इंपेयरमेंट हुआ है, इसमें हुआ है 40,000 का इंपेयरमेंट। और पहले हो चुका था ऑलरेडी 1,52,000 का इंपेयरमेंट। तो टोटल इंपेयरमेंट 1,92,000 है। बट मुझे टोटल इंपेयरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे करंट ईयर के इंपेयरमेंट से मतलब है, जो कितना है 40,000 का। क्यों? क्योंकि जो P&L बनता है वो करंट ईयर का ही बनता है। इंपेयरमेंट आर इंक्लूडेड विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। P मेड सेल्स टू लंदन एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ $6 लाख ड्यूरिंग द ईयर। पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स बेचा, तो ये 6 लाख क्या है बताओ, ये कॉन्ट्रा सेल्स है, ठीक है, करंट अकाउंट जिसे अपन बोलते हैं। तो ये करंट अकाउंट, इसको आपस में कैंसिल करना पड़ेगा। नॉट ऑल ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड एक्सटर्नली बाय द ईयर एंड। The profit element included in the London closing stock was 30,000। आपके तो मजे हो गए यहाँ पे। डायरेक्टली अनरियलाइज प्रॉफिट आपको दे रखा है, कितना है 30,000 का। तो बात ही खत्म हो गई, आपको कैलकुलेशन करने की दिक्कत ही खत्म। लेकिन ये प्रॉफिट कमाया किसने है, होल्डिंग ने सब्सिडरी से। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन। इससे किसका प्रॉफिट कम होगा, होल्डिंग का प्रॉफिट कम होगा, ठीक है ना। जब हम अनरियलाइज प्रॉफिट का प्रोविजन बुक करेंगे तो इससे होल्डिंग का प्रॉफिट कम होगा।
एडिशनल फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर अमाउंटेड टू 10,000। एडिशनल फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन समझ गए, प्लांट एंड मशीनरी का रिवोल्यूशन हुआ होगा कभी ना कभी, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आया वो 10,000 है। ये डेप्रिसिएशन जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज कर देते हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। लंडन पेड एन इंटरम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2 लाख। ये जो सब्सिडरी है, सब्सिडरी ने डिविडेंड पे किया है 2 लाख का, और होल्डिंग के पास शेयर कितना है 80%, तो 2 लाख का 80% कितना हो गया 1,60,000, तभी ये 1,60,000 यहाँ पे आ रहा है। हम इसको कैंसिल कर देंगे। P value the NCI using the fair value method, prepare a consolidated P&L for the group। ठीक है ना, अपन को CPL बनाना है for the year ended 31st दिसंबर, कौन सा है 2005 है। सबसे पहले पकड़ते हैं क्या, रेवेन्यू को। रेवेन्यू देखो कितनी है 3200 और 2560, 3200 प्लस 2560, उसमें से लेस कर देते हैं क्या, ये जो कॉमन रेवेन्यू थी 6 लाख की, मतलब 600 का, तो 3200 प्लस 2560 माइनस 600, तो आ गया 5160। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 2200 प्लस 1480 माइनस 600 का, तो ये हो गया लेस, ठीक है, प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट भी था क्वेश्चन में, डायरेक्टली दे रखा है 32,000, वो 30,000, सॉरी 32 नहीं 30,000। और क्या है देखो, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 है, वो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालना है, ठीक है, तो 10,000 ये भी डल जाएगा। और इम्पेयरमेंट एडमिन एक्सपेंस में आएगा, तो ये यहाँ पे तो इसकी बात होगी नहीं, तो कितना हो गया 2200 माइनस 1480, सॉरी 2200 प्लस 1480 माइनस 600 प्लस 30 प्लस 10, 3120। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया अपने पास 2040 का। इसमें से लेस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है 160 और 120 की, कितना हो गया 280 की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई। फिर लेस करते हैं एडमिन कॉस्ट को। एडमिन कॉस्ट कितनी है 400 प्लस 80, तो 480 तो है ही। और इसमें एक और पॉइंट है, इम्पेयरमेंट आर इंक्लूडेड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, कितने हैं 40,000, ठीक है, करंट ईयर का ही इम्पेयरमेंट करना है, तो कितना हो जाएगा 520। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा कितना 2040 माइनस 280 माइनस 520 मीन्स 1240। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम, ये तो इग्नोर मारो। टैक्सेशन कितना है 400 और 480, तो कितना हो गया 880। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 360 का। अब होल्डिंग और एनसीआई में इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, क्या रेशो है, रेशो था 80 और 20 का, तो 80% आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा। क्लियर? बताओ अपने पास कैसे करोगे, हमें सब्सिडरी कंपनी का एक तरीके से P&L बनाना पड़ेगा, है ना, जो मैंने बताया। अब इन सब में देखो आइटम तो सारे सेम हैं, बस क्या क्या याद रखना है, ये गुडविल का इंपेयरमेंट ले लेंगे हम 40,000 का, ठीक है, और अनरियलाइज प्रॉफिट, ये तो होल्डिंग का प्रॉफिट है तो ये नहीं लेंगे, ठीक है ना, होल्डिंग का प्रॉफिट कम होगा, और डेप्रिसिएशन ले लेंगे। मतलब अगर मैं ये जो प्रॉफिट आया है
400 का, इसमें से केवल 2 आइटम लेस कर दूं, एक तो गुडविल का इम्पेयरमेंट और एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो अपना प्रॉफिट जो है सब्सिडरी का प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर क्या? तो 40 और 10, ये 40 का इम्पेयरमेंट और 10 का एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब 50 और लेस कर दो आप 400 में से, तो 400 माइनस 50 कितना होता है? 350 का 20%। ये स्मार्ट काम है भाई, आप करना चाहो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, फालतू अपना टाइम, क्योंकि ये कीमती है, एग्जाम में बचाना है। तो 360 माइनस 70 कितना हो गया? 290 हो गया। तो इस तरीके से हमने होल्डिंग और एनसीआई का शेयर जो था वो निकाल लिया, राइट? इजी है ना? तो इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। देखो क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वर प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। बोल रहा है कि जो P&L है वो बन रखा है पूरे साल का, रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट इनकम दोनों की दे रखी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इनकम टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ऑन 30th November 2008 E acquired 75% of the issued share capital of P, ठीक है ना। तो होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी के 75% शेयर एक्वायर कर लिए, 30 नवंबर को एक्वायर करे हैं, और ये जो P&L दे रखा है हमें 31 मार्च का। तो मैं आपसे पूछूं इसमें पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है, बताओ जरा। 30 नवंबर मतलब दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कितना हो गया ये? 4 मंथ, राइट और रॉन्ग? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नो डिविडेंड वर पेड बाय ईदर कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड नहीं है कुछ भी, तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम कोई दूसरी इनकम होगी, ठीक है। तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इनकम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। द इन्वेस्टमेंट इनकम इज फ्रॉम कोटेड इन्वेस्टमेंट एंड हैज बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर। क्लैरिफाई भी कर दिया, बोले कोटेड मतलब क्या होता है? लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, लिस्टेड कंपनीज जो होती है। द प्रॉफिट ऑफ बोथ एंटिटीज आर डीम्ड टू बी अक्रू इवनली ओवर द ईयर। बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है वो साल के अंदर बराबर रूप से हुए हैं। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 फॉर द इथॉस ग्रुप। बोल रहा है पूरे ग्रुप के आप P&L बना के दिखाओ। तो क्या करोगे? क्वेश्चन में बस केवल एक ही चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, होल्डिंग कंपनी का तो पूरा साल का जो है वो ठीक है P&L, है ना, लेकिन जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें हम कंसोलिडेशन केवल कितने का करेंगे? 4 महीने का करेंगे, जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है वो ओनली। क्यों? क्योंकि प्री एक्विजिशन पीरियड तक तो हम प्रॉफिट कंसोलिडेट नहीं करते, हम तो केवल एक गुडविल वगैरह निकालते हैं, ठीक है। चलो तो अब आते हैं कंसोलिडेटेड P&L। क्लियर? सबसे पहले पकड़ते हैं क्या? रेवेन्यू। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान से करना, क्योंकि क्या है कि पहली बार आप मिड ईयर एक्विजिशन का P&L बना रहे हो मेरे साथ, है ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3,03,600, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पीरियड 217 इंटू 4/12, ठीक है। तो 217,700 इंटू 4/12 72,567, ठीक है। और एक ये 3,03,600 मीन्स 3,76,167। ओके, ये होल्डिंग का था सेल्स और ये सब्सिडरी की सेल्स है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स पकड़ लो, नेक्स्ट आइटम 143,800 प्लस क्या 1,02,200, ओके, इंटू 4/12। तो 1,02,200 इंटू 4/12 34,067,
उसमें ऐड कर दो 143,800, तो 1,77,867, ठीक है, माइनस ये 7,167, ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1,98,300। तो नॉर्मल कैलकुलेशंस है, ठीक है, केवल 4 महीने कंसोलिडेशन करना है। ये क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे पता है आपको? जब लास्ट में ये मेरे लिए बहुत काम आएगी ये चीज, क्योंकि जब हम होल्डिंग और एनसीआई का एट्रीब्यूट करते हैं ना प्रॉफिट, तो एनसीआई के लिए मुझे सब्सिडरी का जो नेट प्रॉफिट चाहिए होता है, उसमें सब्सिडरी की सेल, सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ सेल, अब की बार मैं ये नहीं ले पाऊंगा जैसे पहले शॉर्टकट मार रहा था मैं पहले, इसलिए मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में कि कई जगहों पे शॉर्टकट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 महीने का लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 71,200 और 51,300 का 4/12, 51 4/12 मीन्स कितना हो गया? 17,100 प्लस 71,200 कितना हो गया? 88,300 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद क्या आएगा? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 198,300 में से माइनस कर दिया तो 1,10,000 आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर आप होप अपने साथ रखते ही होंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम ये ले लो, इन्वेस्टमेंट इनकम कितना है? 2,800 और 1,200, तो 1,200 का 4/12 कितना हो जाएगा? 400, 400 और 2800 3200 ऐड करना है आपकी बार, है ना। 1,13,200। पीबीटी आ गया। पीबीटी में से हम लेस करेंगे टैक्सेशन, 46,200 और 32,600 का 4/12, 32,600 का 4/12 किया तो आ गया 10,867 और प्लस 46,200 तो आ गया 57,067। उसमें से 1,13,200 लेस कर दिया तो आ गया 56,133। क्लियर? अब मुझे इसको, ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, बट होल्डिंग और एनसीआई के रेशियो में डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर? इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा पहले सब्सिडरी का P&L, एक छोटा सा, है ना, मतलब रफ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? देखो, ये सब्सिडरी कंपनी की सेल है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल कर देंगे, फिर सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर देंगे, फिर इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड कर देंगे और फिर टैक्सेशन लेस कर देंगे, ठीक है। करके देखो, 72,567 ये माइनस 34,067 माइनस 17,100 प्लस 400, ठीक है, और माइनस 10,867। क्लियर? तो ये आ गया 10,933। ये सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट आ गया। इस क्वेश्चन में 75% शेयर होल्डिंग के पास है, तो इसका 25% निकाल दूं तो एनसीआई का शेयर आ जाएगा 2,733। इसका मतलब एनसीआई का शेयर आ गया। तो इस अमाउंट में से एनसीआई का शेयर लेस कर देंगे तो होल्डिंग का शेयर निकल जाएगा 56,133, तो आ जाएगा 53,400 होल्डिंग का शेयर। ये प्रॉफिट भी आपका डिवाइड हो गया, ठीक है ना। मींस कोई बड़ी बात नहीं है, बस मिड ईयर एक्विजिशन पे आपको टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई करना होता है। कोई कॉन्ट्रा आइटम होगा तो टाइम एडजस्टमेंट करने के बाद कॉन्ट्रा को अप्लाई, कोई कॉन्ट्रा आइटम होगा तो टाइम एडजस्टमेंट करने के बाद आपको कॉन्ट्रा को करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो, P bought
70% ऑफ एस, मीन्स वही पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी हो गई। ऑन 1st July 2006 द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ पेपर एंड सॉल्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2007। तो बताओ जरा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना हो गया भाई, बताओ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना हो गया। जुलाई से लेकर मार्च कितने महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गए। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है इसके 9 महीने ही लेने हैं आपको, ध्यान से, है ना। तो रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट इनकम, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट फॉर द ईयर, नॉर्मल बातें कर रहे हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, क्या इंफॉर्मेशन है। ऑन 1st July 2006 एन आइटम ऑफ प्लांट इन द बुक्स ऑफ सॉल्ट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 5000 इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट। आपने 1st July 2006 को एक्वायर किया था होल्डिंग ने सब्सिडरी को, है ना, और बोल रहा है कि इसी दिन फेयर वैल्यू ज्यादा थी 5000 की। तो इसी दिन तो होती है, डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ही तो हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं, सही है कि नहीं है। याद करो बैलेंस शीट के अंदर रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था जब, कि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ही तो रिलेवेंट है, उसी दिन की तारीख दे रखी है आपको। एट दिस टाइम द प्लांट हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। अच्छा ये बताओ ये 5000 कहाँ जाएगा, ये 5000 जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के अंदर, जब स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स बनाते हैं तब। तो P&L में तो उसका कोई काम नहीं है, बट उसका जो डेप्रिसिएशन है 5000 का वो कंसीडर करेंगे हम। और इस समय इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी थी, 10 ईयर्स। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। बताओ जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं एडिशनल डेप्रिसिएशन बताओ, ये बताओ एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक का लगेगा। 1st July 2006 को एक्वायर किया और हम कंसोलिडेशन किस दिन कर रहे हैं, 31st March 2007। तो कितने महीने हो गए, हमने निकाला था ना 9 मंथ हो गए। तो 9 मंथ का एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे, 5000 का रिवॉल्यूशन है इनटू 9 मंथ का निकालना है, और 10 साल लाइफ थी जब 5000 का रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब इस पीरियड, इस डेट पे 10 ईयर्स लाइफ थी। तो यहां पे मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप 5 जो 10 ईयर्स हैं, 10 ईयर्स को ही मंथ में कन्वर्ट कर लो तो ये 120 हो जाएगा, 120 मंथ। ठीक है, 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा ना। तो 5000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 120 मीन्स 375 का एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ओके, ये एक अच्छा वर्किंग नोट बन जाएगा इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना आप। ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड सॉल्ट सोल्ड गुड्स टू पेपर फॉर 4400। ये क्या हो गया, ये हो गई कॉन्ट्रा सेल्स। ऑफ दिस अमाउंट 500 वॉज इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री ऑफ पेपर एट द ईयर एंड। बोल रहा है कि सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचा, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, अपस्ट्रीम। टोटल 4400 के गुड्स बेचे थे, उसमें से 500 के गुड्स इन्वेंट्री में बच गए, तो इस पे क्या निकलेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट। और 35% मार्जिन है, तो 500 का 35% कितना हो गया, 175 का अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना भाई, मैंने डायरेक्टली कैसे निकाल दिया, 500 स्टॉक में इंक्लूड है, किसके स्टॉक में इंक्लूड है, पेपर। ठीक है, वो तो सॉल्ट की तो सेलिंग प्राइस है ना, पेपर की कॉस्ट होगी बट सॉल्ट की तो सेलिंग प्राइस होगी, और सॉल्ट जो है वो अपनी सेल्स प्राइस पे 35% मार्जिन लेता है। तो 500 का 35% 175। ठीक है, इससे किसका प्रॉफिट कम होगा, सब्सिडरी का प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसको ऐड कर देंगे। गुडविल अमाउंटेड टू 800 अरोज ऑन द एक्विजिशन ऑफ सॉल्ट। बोल रहा है कि जब हमने एक्वायर किया था तब गुडविल आई थी 800 की, विच हैज बीन मेजर्ड यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। द गुडविल इज टू बी इम्पेयर्ड बाय
10% एट द ईयर एंड, और 10% गुडविल पे इम्पेयरमेंट लगानी है, तो कितना हो जाएगा 80। इम्पेयरमेंट लॉस टू बी चार्ज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इम्पेयरमेंट को आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल देना। सॉल्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 500 ऑन 1 जनवरी 2007, कुछ डिविडेंड पे करा है सॉल्ट ने, सब्सिडरी ने, तो होल्डिंग का शेयर कितना था इसमें 70%, तो 500 का 70% मतलब कितना होता है 350, तो 350 का डिविडेंड होगा मतलब इस इनकम में, ठीक है। तो मुझे 350 को कैंसिल करना पड़ेगा और बाकी 1650 की अदर इन्वेस्टमेंट इनकम होगी, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को, ये तो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। ये डिविडेंड वाली जो इनकम है वो कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? आपको P&L बना के दिखाना है पूरे ईयर एंड का, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये केवल 375 का फिगर लिख देता हूं मैं, है ना, इसको मिटा देता हूं। 375 एडिशनल डेप्रिसिएशन, P&L बना लेते हैं। चलो CPL लिख देते हैं, इसके आगे नाम है ना। सबसे पहले लेते हैं रेवेन्यू, इधर से चालू करता हूं, थोड़ा सा आइटम ज्यादा है। रेवेन्यू 31,200 प्लस 10,400, बट टाइम एडजस्टमेंट लगाना पड़ेगा, इंटू 9/12, 7,800। फिर ये और ये ऐड कर देंगे, फिर इसमें से लेस कर देते हैं कॉन्ट्रा सेल्स। कॉन्ट्रा सेल्स कितनी है? कॉन्ट्रा सेल्स है 4,400 की, ओके। फिर रेवेन्यू के बाद क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 17,800 और 5,600, तो 5,600 को भी 9/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -4,400, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में अनरियलाइज प्रॉफिट भी आएगा। कितना है अनरियलाइज प्रॉफिट? 175 का। और क्या आएगा? और इसने क्या, डेप्रिसिएशन भी देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही डालना है, तो डेप्रिसिएशन कितना है? 375 का। क्लियर? और क्या है? और तो बस इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल है, वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा बस, और कुछ भी नहीं है। तो 17,800 प्लस 4,200 माइनस 4,400 प्लस 175 प्लस 375 मीन्स 18,150। ऊपर वाला तो लिखा ही नहीं है ना। 31,200 प्लस 7,800 माइनस 4,400, तो 34,600। तो आ जाएगा कितना? जीपी अपने पास 16,450 का जीपी आ गया। इसमें से क्या लेस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितना है? 8,500 और 3,200 का 9/12, 2,400 और इम्पेयरमेंट भी था, और इम्पेयरमेंट को भी इधर ही डालना है, 80 का इम्पेयरमेंट। तो 8,500 प्लस 30 प्लस 2,400 प्लस 80, तो 10,980 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया कितना? ये आ गया 5,470 का, ठीक है। अब नेक्स्ट आइटम क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम। तो प्लस कर दो इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम केवल कितनी प्लस करनी है आपको? 1,650 की। 54 ये हो जाएगा अपने पास 7,120, ठीक है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया।
इसमें से टैक्सेशन लेस कर देते हैं 2100 और 500, 2100 और 500 का 9/12, $2475। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 4645। अब एक तो होल्डिंग का शेयर अलग करना है और एक एनसीआई का। कितना कितना परसेंट है, 70 और 30, तो 70% और 30%। बताओ एनसीआई का शेयर कैसे निकालोगे, सोचो। ये रेवेन्यू कितनी है 7800, कॉस्ट ऑफ सेल्स 4200, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2400, ठीक है। ऐसे ही 500 का 9/12 कितना था, ये 500 का 9/12 करना 375। क्लियर। और अनरियलाइज प्रॉफिट, ये भी सब्सिडरी का ही कम होगा क्योंकि अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, प्लस डेप्रिसिएशन का भी खर्चा, ठीक है ना, और गुडविल का इम्पेयरमेंट। मतलब सारी की सारी चीजें एक साथ यहाँ पे आएगी, है ना। तो मैं इसको बिल्कुल लिख के कर देता हूँ, बिल्कुल अच्छा रहेगा आपके लिए। 7800 माइनस 4200 माइनस, मतलब ये रेवेन्यू है, बाकी सब चीजें खर्चे जो भी है सब माइनस होते जाएंगे। 2400 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, टैक्स 375 का, एडिशनल डेप्रिसिएशन अगेन 375 का, 175 का यूपी अनरियलाइज प्रॉफिट, और 80 का इम्पेयरमेंट लॉस। इन सब का 30% निकाल देंगे। तो 7800 माइनस 4200 माइनस 2400 माइनस 375 माइनस 375 माइनस 175 माइनस 80 का 195 का 30% हो गया 58.5। तो 58.5 तो यहां आ गया, और 4645 में से 58.5 लेस किया तो 4586.5 आ गया। ठीक है, ऐसे करके आपका टोटल जो बैलेंस है वो निकल गया, राइट। तो ऐसे अपन देखो टोटल 3 क्वेश्चंस आज डिस्कस करें क्लास में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इसमें, क्योंकि इसमें ही सीबीएस और सीपीएल दोनों बनानी पड़ेगी हमें, बैलेंस शीट भी और पी&एल भी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको करना ही चाहिए। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा ये, और इसके बाद हमारा पी&एल के लगभग सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप रिवीजन करिए इन 3 क्वेश्चंस का, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।